हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को देखने वाले हैं। देखिए, एक तो होता है महत्वपूर्ण, लेकिन हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों ये जो आज के 5 निबंध हैं, इनमें से 2 से 3 निबंध तो ऐसे हैं जो हर साल लगभग हर एक सेट में दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये बार बार पूछे जाने वाले निबंध हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि 25 से 30 निबंध हैं। तो ऐसे समय में हमारे माइंड में भी ये सवाल होता है कि आखिर कौन सा निबंध हम तैयार करें ताकि वही मिले। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा, ये जो निबंध वाला टॉपिक है वो कितने नंबर का पूछा जाता है? 9 नंबर का। ठीक है ना, यानी बच्चों अगर हम बात करें तो 9 नंबर की बात है, इसलिए इस टॉपिक को तो अच्छे से तैयार करके ही जाना है। और बहुत सारे बच्चे इसके लिए कमेंट भी कर रहे थे कि सर निबंध पर वीडियो बनाइए। तो लेट्स से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे निबंध हैं जिनको हमें हर हाल में बच्चों तैयार करके जाना है। चलिए, पहला निबंध है बच्चों, देखिए अगर बात आए निबंध की और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार भी इस टॉपिक के माध्यम से चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक हों और अपने एटमॉस्फेयर को यानी वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें। ठीक है ना, तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, ये बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं आता है। पहले नंबर पर कौन आता है उसको आज हम पूरा यानी उसको तो पूरा का पूरा कंप्लीट हम निबंध ही समझाएंगे। और बच्चों वो जो निबंध है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे, वो 2022 बोर्ड एग्जाम में 5 सेट में आया था। तो भाई साहब 5 के 5 सेट में, हाँ 5 या 4 ऐसे, 4 तो फिक्स है बच्चों, लेकिन 5 पेपर शायद बना था और उसमें से 4 में आया था। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 5 पेपर थे, उसमें से 4 में वो निबंध था। कौन है आगे देखते हैं। चलिए, ये तो पहला है बच्चों, तो इसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लेना। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक सरल भाषा में इसकी वीडियो भी ला देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मोनू सर कैसे लैंग्वेज में बताते हैं। चलिए, दूसरा देख लेते हैं बच्चों, मेरा प्रिय कवि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2022 में ये भी बच्चों 2 सेट में आया था। ठीक है ना, 2 सेट में पूछा गया था कि मेरा प्रिय कवि। अब देखिए, सभी स्टूडेंट के जो कवि हैं, अगर हम बात करें सभी स्टूडेंट के कॉमन कवि होंगे नहीं कि भाई हाँ इस स्टूडेंट के प्रिय ये हैं। ठीक, तो ये सब अपनी अपनी पसंद है। तो किसी में भैया यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे किसी का अगर हम बात करें महादेवी वर्मा हैं, ठीक है ना, तो किसी के जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अदर, तो अपने मन पसंद जो आपको तैयार हो बच्चों अच्छे से वो आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किताब में यही दिया है तो यही आप छापिए, क्वेश्चन बैंक में ये दिया है तो केवल उसी पर फोकस करिए, नो। चलिए, ठीक है ना, तो दूसरा हो गया मेरा प्रिय कवि। तीसरा है बच्चों नई शिक्षा नीति, और जिस निबंध की हम बात कर रहे थे रसगुल्लों, वो है नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति बच्चों 2020 में आई थी, और जब से आई इसने तहलका मचा दिया है, खासतौर पे एग्जाम के पेपर में। और यही अब की बार 4 सेट में 2022 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था, क्योंकि हमारे पास यानी हमने 5 सेट को डाउनलोड किया और उसमें से 4 में ये पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इसको हम पूरा डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे हमने, ठीक है ना, इसको अच्छे से बनाया है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों चौथा। ठीक है ना, तो चौथा है कि भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। ये भी बच्चों देखिए, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। अब ऐसा नहीं कि अब की बार 2022 में आया तो नहीं पूछेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ये क्या है बच्चों, सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति लागू करने का उद्देश्य है, तो इसीलिए इसको तो जरूर पूछेगा हर हाल में। ठीक है ना, परेशान मत रहिए, अभी इसको हम देखते हैं। और जो यहाँ से बात करें चौथा है बच्चों भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। और बात करें तो ये जो निबंध है ये भी 2 सेट में पूछा गया था कि आधुनिक समय में भारतीय जो किसान हैं, कृषक हैं, उनकी क्या स्थिति है। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ से हम बात करें बच्चों 5वां जो निबंध है वो भारत में आतंकवाद, ये कारण और निवारण। ठीक है ना,
तो आतंकवाद की क्या समस्या है ये, और इसके अलावा देखिए ये 5 सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाकी इसके अलावा बच्चों यहाँ से नारी सशक्तिकरण पर भी आता है, ठीक है ना, नारी सशक्तिकरण और अनुशासन का महत्व, तो आप उसको भी कॉमन कर लीजिए। यानी भारतीय क्या कहते हैं, जो अगर हम बात करें भारत में जो नारी सशक्तिकरण है, यानी नारी की स्थिति कैसी है अपने यहाँ, और साथ ही हमने क्या बताया, अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। तो ये 5 तो आपको डेफिनेटली तैयार करके जाना है, बाकी 2 और भी देख सकते हैं, और जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, डोंट वरी। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों नई शिक्षा नीति, इस पर जो निबंध है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, और बहुत ही यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक, इसलिए बच्चों इसे अच्छे से समझ लेना। देखिए परिचय में आपको क्या करना है, यानी परिचय में क्या लिखना है, नई शिक्षा नीति। भाई परिचय में क्या लिखेंगे कि उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है बच्चों कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी क्या है, एक हाई लेवल का एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त कर सके। भाई तो इंग्लिश वर्ड निकल रहा है, लेकिन हिंदी में लिखना है कि क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है क्या, उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि सुखी जीवन जीने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि भाई जिसके अंदर शिक्षा नहीं है उसका जीवन के किस तरह से बदतर है, वो कैसे जीवन यापन कर रहा है वही जानता है, ठीक। तो एक सुखी जीवन जीने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद ज़रूरी है। और पुरानी शिक्षा जो है, पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करके जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक है ना। यानी जो नई शिक्षा नीति है बच्चों वो जुलाई 2020 में लागू की गई थी, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या लिखना है आपको। आगे अगली हेडिंग बनाना है बच्चों की नई शिक्षा नीति की आवश्यकता, यानी इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या लिखेंगे कि पहले की जो शिक्षा नीति सीखने तथा उसका परिणाम देने पर आधारित थी। यानी पहले ऐसा था बच्चों कि कोई चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग उसका एग्जाम ले रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है और उसी पर आधारित थी। और विद्यार्थियों के प्रतिभा का जो आकलन है वो प्राप्त अंकों के आधार पर होता था। यानी उनके अंदर क्या टैलेंट है बच्चों, वो जब मार्क को देखते थे यानी परसेंटेज को देखते थे, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा है, मान लेते थे कि ये स्टूडेंट अव्वल है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा वाला है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। आज के समय में क्या है भाई, नकल करके पैसे चल रहे हैं और नकल करके 90% ला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप क्या हैं, बहुत ही माइंडेड हैं। तो लेकिन वो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें विद्यार्थियों के प्रतिभा का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर आधारित है। यानी जो नई शिक्षा नीति है बच्चों उस पे बहुविषयक यानी बहुत सारे सब्जेक्ट पर जोर दिया गया है और जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, यानी हर तरह से क्या है, विद्यार्थी का विकास हो सके। और नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है। यानी जो नई शिक्षा नीति है बच्चों, इसका उद्देश्य यह है कि नया पाठ्यक्रम जारी किया जाए और शिक्षा की संरचना मतलब शिक्षा की जो संरचना है उसका गठन किया जाए, ठीक है ना। तो ये लिखना है कि नई शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं। अगली आपको जो हेडिंग बनाना है बच्चों वो बनाना है उद्देश्य, यानी इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मतलब इस नीति का उद्देश्य क्या है। तो नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाना है और साथ ही साथ वह जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना है। यानी क्या इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, इसका उद्देश्य है कि बच्चे को कितना ज़्यादा कुशल बना सकें और साथ ही साथ उस बच्चे का मन जिस क्षेत्र में लगता है उसी क्षेत्र में उस पर क्या है जोर दिया जाए, यानी उसी क्षेत्र के लिए उसे अच्छे से तैयार किया जाए। इस तरह उसकी क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है, यानी इस तरह से उसके अंदर क्या प्रतिभा है इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली आपको हेडिंग बनाना है बच्चों की नई शिक्षा नीति के लाभ। क्या लाभ है ध्यान से समझना। देखिए इस शिक्षा से क्या है कि नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है बच्चों, इसमें क्या है, सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का
लक्ष्य है। यानी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है जो इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं मिलता है उनको सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा, इस नीति से लगभग 2 करोड़ स्कूली छात्र, ठीक है ना, 2 करोड़ स्कूली छात्र शिक्षण संस्थानों में वापस आ सकेंगे, ठीक, इस नीति के तहत। और तीसरा क्या लाभ है बच्चों कि इस नीति के तहत 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर जोर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी 8 वर्ष से के नीचे या 8 वर्ष तक जो बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी देखभाल और किसी टॉपिक पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा, इन सब पर जोर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगला लिख सकते हैं आप, ठीक, 3 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इस नीति के तहत उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो रहा लाभ, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो भाई हानि भी तो लिखना होगा, ठीक है ना। वैसे हानि बहुत ही कम है, लेकिन बच्चों आपको वहां पर लिखना पड़ेगा हानि क्या है, ठीक है ना। देखिए, जब केवल अगर पूछेगा लाभ अकेले पूछ लिया जाए, नई शिक्षा नीति लाभ ऐसे करे तब ये, लेकिन नई शिक्षा नीति का मतलब अगर हम बात करें लाभ हानि तो इसको पूरा अच्छे से लिखना है। या कुछ नहीं पूछे, नई शिक्षा नीति के लिए पूछे तब भी ऐसे पूरा ही लिखना है जो हम बता रहे हैं। देखिए, हानि क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या बन जाता है। यानी बच्चों क्या होगा कि अगर हम बात करें तो हर एक विषय के लिए टीचर क्या है तलाशना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। और हर जगह उनकी मातृभाषा में उनको अच्छे से बताना प्रारंभिक समय में ये एक क्या है समस्या होती है, ठीक है ना। दूसरी समस्या क्या है, इसके अनुसार स्नातक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को 4 साल तक अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। यानी इस नीति के अनुसार अगर जिसे स्नातक पूरा करना है तो 4 साल तक अध्ययन करना होगा, जबकि आप सबको पता होगा 1-2 साल के यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हानि है। तीसरा है कि भाषा को लेकर बच्चों के छोटे दिमाग पर अधिक बोझ बढ़ जाता। भाषा का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कोई बहुत ही छोटा बच्चा है और इस नीति में क्या कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पर जोर दिया जाए, तो अगर भाई वो बच्चा बहुत ही छोटा है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर अधिक बोझ पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रही हानि। चलिए अब लिखेंगे बच्चों निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि यह शिक्षा प्रणाली, ठीक, यह शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के परिवर्तन का परिणाम है। यानी जो अगर 1986 में जो बच्चों शिक्षा नीति चल रही थी उसी के परिवर्तन का परिणाम, यानी उसी में थोड़ा परिवर्तन किया गया और उसी का परिणाम क्या है, नई शिक्षा नीति है। और इससे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। यानी इस शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति को शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। और इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों निष्कर्ष। इस तरह से आप लिखेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो 9 नंबर आपके डेफिनेटली एकदम क्लियर हो जाते हैं। बाकी और किसी टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना।